बच्चों, क्या आप जानते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फाउंडेशन स्टोन किस चैप्टर को कहते हैं? इट इज डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आपको वो नहीं आता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को किस तरीके से ग्रिप करना है, चलिए ये समझते हैं। जब आप इस चैप्टर को देखोगे ना तो देखने में नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लगेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस्ड है। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है उसको देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब आप बात करते हैं, मींस नॉर्मली जब आप कोई भी ब्लॉक या ग्रुप पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में जो प्रॉपर्टीज बताई जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, वो यहाँ पे भी आपको पढ़नी है, लेकिन उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट तरीके से जो बातें ध्यान रखनी है वो समझिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैग्नेटिक और स्पिन प्रॉपर्टीज जरूर पढ़नी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनकी वेरिएबिलिटी ध्यान में रखनी है। राइट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक एंड स्पिन प्रॉपर्टीज हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनकी वेरिएबिलिटी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो KMnO4 और K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैग्नेट, मींस मैग्नीज के कंपाउंड्स में पोटेशियम परमैग्नेट और क्रोमियम के कंपाउंड्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जरूर पढ़ना है। सिर्फ ये दो ही कंपाउंड्स आपके कोर्स में दिए हुए हैं। ठीक, इसकी एक भी रिएक्शन मिस नहीं करनी है, 100% आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाते हैं तो वहां फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफाइड वे में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और उससे भी पहले लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का प्लेसमेंट अगर आपको नहीं पता है तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट से इसकी क्या कनेक्टिविटी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी इनका एक्सट्रैक्शन और रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इजियर टॉपिक्स कौन कौन से हो गए जो आप जनरलाइज प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़े चाहे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका आपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है वहीं पढ़ लिया था। ठीक, तो वो आपको अच्छे से ग्रिप भी हो जाएगा, इजियर भी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, जनरलाइज प्रॉपर्टीज जिसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी भी जनरलाइज प्रॉपर्टीज आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता ही है पहले से, वो भी आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर दोबारा से बताया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि किस सबशेल का स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है और किसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो ये इजियर टॉपिक्स हो गए। अब जब हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की बात करते हैं तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में क्या आ गया, जैसे मैंने आपको बताया पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों के दोनों डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में है। इसकी इक्वेशंस याद करने में आपको दिक्कतें आती हैं। एक सिंपल सी टिप देता हूँ, वो सिंपल सी टिप ये है, या तो आयनिक फॉर्म में इनकी जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड, उन रिएक्शंस को अपने सामने लगा लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और रोज़ सिर्फ 2 या 3 बार या मैक्स मिनिमम एटलीस्ट एक बार आपको उन्हें देखना है। ठीक है, अगर डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है, अगर इन चैप्टर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको याद नहीं हो रही हैं यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 की, तो उसका फ्लो चार्ट बना करके
उससे याद करने की कोशिश कीजिए, मीन्स उसको अपने दिमाग में फ्लो चार्ट की फॉर्म में लगाइए। ठीक है जी। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन डिफिकल्ट है, ठीक, उसको स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट से जोड़ लीजिए, आसान हो जाएगा। और एक चीज़ और ये ध्यान रखिए कि अगर आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का प्लेसमेंट नहीं मालूम ग्रुप वाइज, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों ही थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, ग्रुप इनका थर्ड है, लिखे जरूर नीचे हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट जो है वो इनकी जो आप ग्रुप्स की बात कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो सभी थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, और थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप है। ध्यान रखिएगा 32 एलिमेंट्स हैं उसमें। तो अगर वो आपको प्लेसमेंट पता है तो आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट से कनेक्टिविटी आसानी से समझ में आ जाएगी, अदरवाइज चैलेंजिंग रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सट्रैक्शन और रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ेंगे वो थोड़ी सी अटपटी लगेंगी, लेकिन दूसरी तीसरी बार तक पहुंचते पहुंचते नॉर्मलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की तरह से आपको दिखाई देगी। यहीं अगर हम बात करें मैग्नेटिक और स्पिन प्रॉपर्टीज़ की, चाहे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो चाहे वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो, वो बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए उसमें, क्योंकि फिजिक्स भी इन्वॉल्व होती है, और वो क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक, इसलिए उसको ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए क्योंकि दो एप्लीकेशंस पर बेस्ड चीज़ें हैं तो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट और उनकी कनेक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। ठीक है, ये भी चैलेंजिंग लगता है। अगर वेरिएबिलिटी को अकेले याद करेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जोड़ लीजिएगा, आसान हो जाएगा। राइट, अब इस चैप्टर को ग्रिप करने की स्ट्रैटेजी में सबसे पहले समझते हैं क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देन जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है वो पता होना चाहिए, सो दैट कि आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझ पाएँ, जैसा पहले बताया था। ठीक है, प्लेसमेंट मैंने फिर से आपको बता दिया है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का। ठीक है, तो अब तो स्ट्रैटेजी में बता दिया है तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। ठीक, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, ये टर्मिनोलॉजीज कई जगह पर यूज़ होंगी। ठीक, तो इनका अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है। राइट, तो इतने चैप्टर्स हैं जिनको आपको मोटा मोटा आइडिया अगर है तो ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आसानी से आप इसको ग्रिप भी कर पाएंगे। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 5 ईयर्स में नीट एग्जामिनेशन 15 क्वेश्चंस आए। राइट, ईयर वाइज टैली अगर हम देखते हैं तो नीट 2023 यानी रीसेंट ईयर में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आया है। ठीक है, 8 मार्क्स की वेटेज था। 2022, 21 एंड 20 इन तीनों ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आया है। राइट, मीन्स जो वेटेज था वो 12 मार्क्स का था। और 2019 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आया है, दैट मीन्स जो वेटेज था वो 16 मार्क्स का था। राइट, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसको उसी तरीके से तैयार करना भी जरूरी है। राइट,